4:30 बजे के करीब मुझे फ़ारूक हबीब साहब की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आज किसी भी वक्त आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा। तो मुझे ट्रांसमिशन छोड़ के यहाँ से निकलना पड़ा और मुझे घर जाना पड़ा। मैं ले जाया गया एक कॉन्फ्रेंस रूम में, बोला कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ बैठ जाएँ। वहाँ पर उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसने कॉर्डन कर लिया। उन्होंने कहा 1.5 मिनट के लिए रुक जाएँ क्योंकि पीएम बड़ी सीरियस मीटिंग में। अब मैं दूर से देख सकता था ही वॉज इन कन्वर्सेशन विद शफकत साहब। खान साहब ने कहा आखिरी बॉल खेलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने माइंड बना लिया कि आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है। खान साहब ने ऐसे ना ही वेंट इन स्टेट ऑफ शॉक। हमें कहा कि लेटर आपको भी दिखाने जा रहे हैं। या तो कैबिनेट के लोग उनको लाइल्म रखना चाह रहे थे कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो शफकत साहब ने कहा सर एक तो शॉर्ट ऑर्डर है, उसका रिव्यू हो नहीं सकता। दूसरा अदालत बंद हो गई थी। कहते अदालत कैसे, इनके लिए 12 बजे खुल रही है, मेरे लिए बंद हो गई थी। बिल्कुल उनका जो स्टाइल है ना, यूँ करके खड़े होते हैं, यूँ करके ना, यूँ करके। तो पूरा अच्छा हाइट में खान साहब बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन जब हम उनके बराबर खड़े थे तो मैं उनसे ज़्यादा हाइटेड लग रहा था। तो खान साहब कहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या कर लेंगे। तो मोहित पीरज़ादा ने पीछे से कहा कि सर मरवा देंगे आपको। और फिर जब हम खड़े थे और जब मोहित साहब ने पीछे से कहा कि मरवा देंगे, तो उधर भी उन्होंने कहा था कि यार और कोई रह तो नहीं गया जो मेरा ख़िलाफ़ हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि रात के 12 बजे अदालतें लगी हैं। ये जो BBC ड्रामेबाजी कर रहा है, कहते लेटर दिखाएं ना, हमें लेटर तो दिखाएं। तो वो ऐसे ही बाहर निकले, उनके हाथ में एक डायरी थी। कहते देख रहे हो मैं आया भी इस डायरी के साथ था, जा भी इस डायरी के साथ रहा हूँ। यार खेल होती है ना, उनके भी यार 3-4 साल तक चल जाते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर 3 साल की चलता है। खान साहब ये नैरेटिव बिल्ड कर जाएंगे। खान साहब एक लीडर की हैसियत से याद रखे जाएंगे तारीख में। अदरवाइज खान वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद द थिंग्स एंड सिचुएशन। साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है? ये खान साहब ने जिन तारों को छेड़ दिया है वहाँ से कोई सुर नहीं निकलेंगे, वहाँ से चीखें निकलेंगी। तो अब अगर फॉरेन फंडिंग केस में इनके खिलाफ फैसला आता है तो PTI डिफ्यूज़ हो जाएगी या खान नायल हो जाएगा हमेशा के लिए। खान ने वहाँ बिगाड़ लिया है जहाँ बिगाड़ना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आजकल जो पिछले 2 महीनों से अगर बात की जाए तो काफ़ी सियासी हलचल में रहा है। और जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक कामयाब हुई है, तब से इमरान खान का जो जलसों का एक नया सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन अदम एतमाद तहरीक का कामयाब होना, अपोजिशन का हुकूमत में आना बहुत सारे सवालात छोड़ के चला गया है। और स्पेशली 9 अप्रैल की वो रात जब इमरान खान साहब एक प्रेशराइज़ हो गए थे और 12 बजे के बाद जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी तो एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो मुल्क में पैदा हो गई थी। इमरान खान साहब ने उस वक्त मुल्क के जो नामवर सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात भी की थी और बहुत सारी बातें की थी जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो सामने नहीं आई। हमारे साथ मौजूद हैं जमील फ़ारूकी, जो मारूफ सहाफ़ी हैं। वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे, वहाँ पर उस मीटिंग में मौजूद थे बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें थी जो अभी तक मीडिया की ज़ीनत नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। थैंक यू सर। सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि बरतानवी नशरियाती इदारे यानी BBC में बहुत सारी ऐसी ख़बरें चली और बहुत सारी एक हाइप क्रिएट हुई। फिर DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने उन सारी ख़बरों की तरदीद की। आप उस वक्त इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे, क्या कमेंट करें? जी, मैं उन चंद सहाफ़ियों में हूँ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के स्पेशल इनवाइट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ही मौजूद थे। और हुआ ये कि उस दिन तकरीबन कोई 4:30 बजे के करीब मुझे फ़ारूक हबीब साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा कि आज किसी भी वक्त आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना होगा। तो मैंने उनसे कंफर्म टाइम मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि रात 10 बजे। और फिर 1 घंटे के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के PRO की कॉल आई कि आपको रात 10 बजे PM हाउस में पहुंचना है। मैं उस वक्त ट्रांसमिशन में बैठा था यहाँ दफ्तर के अंदर और ज़ाहिर है कि पूरे दिन की एक्टिविटीज़ थी, इजलास पोस्टपोन हो रहा था बार बार, तो उसको एनालाइज़ करने के लिए एज एन एनालिस्ट में बैठा हुआ था। तो मुझे ट्रांसमिशन छोड़ के यहाँ से निकलना पड़ा और मुझे घर जाना पड़ा। घर गया, मैंने वहाँ ड्रेस चेंज किया। इसी दौरान मुझे फिर मैसेज आ गया PRO का कि आपने 9:15 पे पहुँचना है। तो ये बात बताने की है कि कन्फ्यूजन थी उधर भी कि हमने कितने बजे मीटिंग करनी है। एंड थिंग्स वर नॉट दैट मच गुड एज़ पर दैट सिचुएशन इज़ कंसर्न। तो 9:15 बजे हम पहुंच गए। फ़रिया इदरीस साहिबा थी, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ, इमरान रियाज़ ख़ान, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और खावर घुमन, मैं 6-7 एंकर्स वहाँ पे थे। तो हमें पहले ये देख सकते हैं ना, ये PM ऑफिस की एक फ़ाइल है, अगर कैमरामैन दिखा सके, ये सामने रखी हुई है। ये मैं उस दिन वहाँ से लाया था और
ये शायद मेरे लिए जो है ना ये हिस्टोरिकल रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री विल राइट के आखिरी मोमेंट्स में जब पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर आउस्ट हो रहा था तो हम उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें ले जाया गया एक लाइब्रेरी के अंदर, तमाम तर सिक्योरिटी चेक्स के बाद वहाँ बैठे, थोड़ी देर के बाद वहाँ से उठाया और हमें ले जाया गया एक कॉन्फ्रेंस रूम में, बोला कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ बैठ जाएं। तो 5-7 मिनट वहाँ बैठे, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए प्राइम मिनिस्टर के और मिलिट्री सेक्रेटरी, उन्होंने कहा यहाँ से उठें और दोबारा लाइब्रेरी में चले। तो समझ ही नहीं आ रही थी हमें ये कर क्या रहे हैं। तो 6-7 एंकर्स और पाकिस्तान के पॉपुलर एंकर हैं सारे, सब रूम में पॉपुलर फेम बेस है एक बहुत बड़ा इन सब का। तो दोबारा लाइब्रेरी में बैठ गए, फिर आए मिलिट्री सेक्रेटरी, उन्होंने कहा जी खान साहब चाह रहे हैं कि आप लोग ना आकर हमसे लॉन में मिलें। वो लॉन में बैठे हुए हैं। तो उस वक्त लॉन में किसी के साथ मीटिंग में थे, हम वहाँ से निकले, पीएम हाउस बहुत बड़ा है, उस एरिया से गुजरते हुए हम जब पहुँचे हैं लॉन की तरफ तो वहाँ पर उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है उसने कॉर्डन कर लिया। उन्होंने कहा 1.5 मिनट के लिए रुक जाएं क्योंकि पीएम बड़ी सीरियस मीटिंग में। अब मैं दूर से देख सकता था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, मैं खान साहब को वैसे जैसे टांग के ऊपर टांग रख कर बैठते हैं बैठे हुए थे। सेंटर सीट यानी हेड सीट जो थी उनके पास थी, इस तरफ 10 चेयर्स रखी थी जिस तरह बादशाह सलामत का दरबार होता है, और 10 चेयर्स इस तरफ रखी हुई थी। तो खान साहब उस वक्त शफ़क़त महमूद के साथ, ही वॉज इन कन्वर्सेशन विद शफ़क़त साहब, तो उनके साथ बैठे थे और खान साहब के चेहरे के ऊपर बड़ी हशाश बशाश खुशी की कैफियत थी। कोई ऐसा नहीं था कि वो गमगीन है या उनको कोई दुख है। तो बस 1.5 मिनट के बाद उन्होंने इशारा किया तो हम सबको बड़ा नामों के साथ पुकार के उन्होंने, जिस तरह उनका स्टाइल है सलाम करने का, वो सलाम किया और बैठ गए। तो सबसे पहला सवाल जो था वो हम ही में से किसी का था कि ये आप ये जो कर रहे हैं इसमें आपका तुरब का पत्ता क्या होगा। तो खान साहब ने कहा कि विल फाइट टिल एंड, आखिरी बॉल खेलेंगे और देख लेंगे हम, तो जिस तरह उनका स्टाइल है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अभी 2 मिनट पहले मैंने काबीना के अंदर वो जो लेटर है, जो साजिशी मरासला जिसको कहते हैं खान साहब, लेटर गेट, वो हम जो है काबीना के आगे डी क्लासीफाई कर चुके हैं। उस वक्त तक की ब्रेकिंग थी ये, मतलब अभी तक टीवी चैनल्स पे नहीं चली थी कि वो कैबिनेट को दिखा चुके थे। और फिर उन्होंने कहा कि एक और हम काम करने जा रहे हैं, हम मुल्क की 4 बड़ी शख्सियात को ये डी क्लासीफाई करने जा रहे हैं, एक प्रेसिडेंट को, एक स्पीकर नेशनल असम्बली को, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और एक चेयरमैन सेनेट को। तो कहते हैं, हमने पूछा कि क्यों आप डी क्लासीफाई करके क्या कर लेंगे, अभी फ़िलहाल तो आपका फोकस है ना असम्बली में काउंट के ऊपर होना चाहिए, उस वक्त काउंट नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा डी क्लासीफाई मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि कल को अगर मेरी हुकूमत जाती है तो ये चीज़ रिकॉर्ड पे रहे कि मैंने मुल्क की 4 बड़ी शख्सियात को ये लेटर दिखा दिया था, और कल को अगर कोई और गवर्नमेंट आती है और वो इसको डिफ्यूज़ या डिस्पोज करना चाहें तो ये इदारों के नॉलेज में हो। तो उधर फिर मैंने ही सवाल किया था उनसे, मैंने कहा खान साहब आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इसको डी क्लासीफाई करके 4 बड़ी शख्सियात को आप दिखा रहे हैं, आप ये बताएं कि आपने अभी कहा कि अगर मेरी गवर्नमेंट चली गई तो इसका मतलब ये है कि आपने माइंड बना लिया कि आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है। तो खान साहब ना ऐसे ना ही वेंट इन स्टेट ऑफ शॉक, 15 से 20 सेकंड जो है ना ऐसे चुप बैठे रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस, इधर भी खामोशी उधर भी खामोशी। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे बिल्कुल सामने 5 एंकर बैठे थे, साबिर शाकिर, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, फावर घुमन, फरिया इदरीस सामने बैठे थे। मेरे राइट पे शाह महमूद कुरैशी थे, मैं दूसरी साइड पे था। लेफ़्ट पे शफ़क़त महमूद थे, उसके बराबर में फ़ारूक हबीब, फैसल जावेद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, शहबाज गिल। मैं मिनिस्टर्स रॉ में था। तो इसी दौरान फिर एकदम से शौक से बाहर आया तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट हमारी नहीं जाने जा रही, लेकिन हम ये मैं आपको 1 घंटा पहले का वाक़या बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी नहीं जाने वाली, लेकिन हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं बड़ी शख्सियात को, ताकि और आपको भी दिखाएंगे। हमें कहा कि लेटर आपको भी दिखाने जा रहे हैं, सुने तो सही ना, लेटर आप सबको भी, यही तो ट्विस्ट है स्टोरी में पूरा, आप सबको भी दिखा दूंगा ताकि आप लोग भी गवाह रहें कि कल को कोई वाक़या हो तो ये देख लेना कि मेरे साथ आखिरी दम तक कौन था और कौन नहीं था। तो इतने में फिर पूछा, साबिर शाकिर साहब ने सवाल किया कि आर्टिकल 69 को रोन डाला है मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने। 69 होता है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, कोई अदालत वगैरह इंटरवीन नहीं कर सकती, तो इसके ऊपर क्या प्रेसिडेंट एक्शन लेंगे। तो उन्होंने कहा हम सारी चीज़ें देख रहे हैं और हम पूरा डिसाइड कर लेंगे कि हमने कानूनी तौर पर इसको कैसे लेना है। उन्होंने कहा सर कैसे लेंगे आप, अभी तो अदालत खुलने जा रही है थोड़ी देर बाद, टिकट्स चल रहे हैं कि चीफ जस्टिस पहुँचने लगे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं हम तो रिव्यू में जा चुके हैं, हम तो उस फैसले के लिए रिव्यू में जा चुके हैं। तो फिर
उधर ही हमारा सवाल था कि आप रिव्यू में कैसे जा चुके हैं। आपकी जो रिव्यू पिटीशन थी जो आपने फ़ाइल करनी थी वो तो शाम 5 बजे ही अदालत बंद हो गई और उन्होंने कहा कि अब आप मंडे को आइएगा। तो उसमें फिर एक उन्होंने झटका लगा, उन्होंने कहा कि अच्छा हम रिव्यू में नहीं गए अभी, तो उनके नॉलेज में नहीं था। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि उनके नॉलेज में नहीं था ये रिव्यू पिटीशन वाला क्या सीन। हाँ, उनके नॉलेज में नहीं था। दो चीज़ें होती हैं, या तो कैबिनेट के लोग उनको लाइल्म रखना चाह रहे थे कि वो ज़्यादा परेशान ना हो, या ये मुल्क का मामला है, कोई पर्सनली इमरान खान का मामला तो नहीं था। सही है, मुल्क का मामला है, लेकिन यह है कि बाज़ दफ़ा काबीना के लोग बहुत ज़्यादा शाह से ज़्यादा वफ़ादार की बात है, शाह से वफ़ादार की बात है, तो उसमें वो बताते नहीं हैं। या फिर उन्होंने टेक्निकलिटी में उनको लाइल्म रखा हुआ था कि किसी तरह टेक्निकलिटी के हवाले से उन्होंने जो है ना उनको लाइल्म रखा हुआ था कि कहीं कल को ये फंस ना जाए और हमारे गले ना आ जाए कि आपने क्या किया। तो उन्होंने फिर शफ़क़त महमूद से पूछा, भाई आप लोग रिव्यू में क्यों नहीं गए? तो शफ़क़त साहब ने कहा, सर एक तो शॉर्ट ऑर्डर है, उसका रिव्यू हो नहीं सकता, दूसरा अदालत बंद हो गई थी। तो कहते हैं अदालत कैसे, इनके लिए 12 बजे खुल रही है, मेरे लिए बंद हो गई थी, ये उनका क्वेश्चन था। बहरहाल तो फिर इधर मैंने सवाल किया, मैंने कहा सर वो अभी अफवाहें चल रही हैं कि आप अस्करी इदारों की 2 बड़ी शख्सियात को सैक करने जा रहे हैं, ऐसे एज इट इज़ पूछा मैंने, तो क्या लगा सारे एंकर्स की तरफ से ना। तो इतने में फिर खान साहब कहते, उन्होंने भी लाउड कहका मारा, कहते हैं यार मैं क्यों करूँगा भाई, मैं किसी को कोई सैक वैक नहीं करने जा रहा। ये जो आप बात कर रहे हैं, इसका जो BBC की रिपोर्ट जो बहुत वायरल हुई है, उस पर बहुत लोग बातें कर रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ थी कि किसी आइनी इदारे के सरबराह जो है वो उसको चेंज करने का इरादा इमरान खान का नहीं था। वो लिख रहे हैं कि था, लेकिन खान साहब ने उस वक्त तक, ये मैं आपको 11 बजे की बात बता रहा हूँ, 11 बजे तक खान साहब का कोई इरादा नहीं था कि उन्होंने किसी को सैक करना है या निकालना है। तो फिर इसी तरह से सवालात मुख्तलिफ जो है ना उनसे पूछे जाते रहे। तकरीबन कोई 11 बज के 5 मिनट के करीब ना खान साहब को उनका मिलिट्री सेक्रेटरी अंदर से आया, उन्होंने कान में कुछ कहा, शायद स्पीकर साहब उस वक्त आ चुके थे। तो खान साहब ने कहा कि अच्छा मैं 5 मिनट में आता हूँ। फिर हमसे बाकी गपशप उन्होंने मारना शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी है तो खान साहब उठे, सारे हम भी उठ गए। तो गैर रस्मी तौर पर ना उन्होंने निकल जाना था अंदर PM हाउस के अंदर लॉन से ना, वो उधर नहीं गया और हमारे साथ चलते हुए ना आगे खड़े हो गया। तो बिल्कुल उनका जो स्टाइल है ना, यूं करके खड़े होते हैं, यूं करके ना, यूं करके, तो पूरा अच्छा हाइट में खान साहब बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन जब हम उनके बराबर खड़े थे तो मैं उनसे ज़्यादा हाइटेड लग रहा था। तो उन्हें चप्पल पहनी हुई थी, पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि खान साहब इतना शॉर्ट हाइटेड कैसे लग रहे हैं। जब मैं राइट साइड पे मैं खड़ा था, मेरे बराबर में अरशद शरीफ खड़े थे, लेफ्ट साइड पे मोहित पीरज़ादा खड़े थे। तो खान साहब कहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या कर लेंगे? तो मोहित पीरज़ादा ने पीछे से कहा कि सर मरवा देंगे आपको। खान साहब ने यूँ करके देखा, हाँ अच्छा यार नहीं कुछ नहीं होता। तो फिर वो घुल मिल गया सबके बीच में। बट उनके बॉडी लैंग्वेज के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि आम जो लोग हैं स्पेशली उनके सपोर्टर जो हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्योंकि 8:15 से 11:45 तक तो कुछ भी नहीं हुआ था। कभी जो था वो वोटिंग होने का कह देते थे फिर नहीं होती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ 11:45 पे जो अचानक एक अजीब सी सिचुएशन बन गई? वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्क्रीट थी। ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन, किसी का बाप उसको जज नहीं कर सकता। लेकिन पूरी गुफ्तगू में ना, जब मैंने उनसे ये सवाल किया था ना सैक करने वाला, तो उन्होंने उधर एक जुमला दिया था छोटा सा, जिसको किसी ने असेस नहीं किया, लेकिन मैंने किया। मुझे कहता है जमील यार आई एम ऑलरेडी फीलिंग टू लो। इसका मतलब ये होता है कि मैं बड़ा डिस्टर्ब हूँ ऑलरेडी और तुम किस तरह का सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस बहरहाल उनके अंदर तो थी कहीं ना कहीं। और फिर जब हम खड़े थे और जब मोहित साहब ने पीछे से कहा कि मरवा देंगे, तो उधर ही उन्होंने कहा था कि यार और कोई रह तो नहीं गया जो मेरा ख़िलाफ़ हो। ये उनका तारीखी जुमला जो हमेशा याद रहेगा सबको। इस जुमले में कितनी जो है वो एक डेप्थ है, दर्द है। इसमें तो कोई शक नहीं कि रात के 12 बजे अदालतें लगी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाग गई रात के 12 बजे। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त वो शदीद टेंशन की कैफियत में थे। अगर वो अपनी चीज़ों को लेकर बैठ जाते और काउंट ना होता वोट, तो इनको और इनकी पार्टी के दीगर लोगों को नाअहल करार दिया जा सकता, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता। तो इन्होंने बाद में भी पॉलिटिक्स करनी थी। मेरे ख्याल में वो वाहिद प्रेशर पॉइंट था जहाँ पर उनको स्टेप बैक करना पड़ा। अदरवाइज़ खान वाज वेरी मच कंफर्टेबल विद द थिंग्स एंड सिचुएशन। अच्छा, अब ये जो BBC ड्रामेबाजी कर रहा है, 2 स्टोरीज़ देखें। जो पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव के ऊपर इदारे काम करते हैं ना, जैसे बरतानवी नशरियाती इदारा है, बाकी माज़रत के साथ तो उनको ना बड़ी अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। अब 2 हेलीकॉप्टर कहाँ से उतर गए वहाँ पे? हम तो उधर ही खड़े थे, हमारी आंखों के सामने हुआ है।
खान साहब को वहाँ से अच्छा लेटर हमें दिखाने की बात की गई थी, हम सारे अंदर चले गए, तो बीच बीच में कॉलें आ रही थी ऑफिस से, तो हम बाहर जाकर बीपर्स दे रहे थे, तो अंदर गए हैं तो वो हमारे एक दोस्त हैं अरशद शरीफ साहब, वो बड़े ना वो हैं इस मामले में ना इंक्वायरिंग द थिंग्स एंड ऑल, कहते लेटर दिखाएं ना हमें, लेटर तो दिखाएं। तो वो उनसे परमिशन हो रही थी, लेटर दिखाया जाने लगा था उस वक्त। हाँ, और मतलब शहबाज गिल साहब ये सारी चीज़ें डिसाइड कर चुके थे, एकदम से वो टिकर्स चलना शुरू हो गए और मार धाड़ शुरू हो गई कि पता नहीं क्या हो गया है मुल्क के अंदर, और बाहर वैन्स आ गई हैं और चीफ जस्टिस जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ना वो सारे फंस गए। इतने में ना खान साहब उधर से निकले, उन्होंने कहा इनके लेटर वेटर इनको सबको डिस्पोज कर देना, यानी इनको डिस्पैच कर देना, इनको दिखाना है तो, या इनको व्हाट्सएप कर देना, बाकी मैं अब निकलने लगा हूँ, आई वांट टू लीव फॉर बनी गाला। तो वो ऐसे ही बाहर निकले, उनके हाथ में एक डायरी थी बस, तो उन्होंने ये कहा, तो मेरी तरफ यूँ इशारा किया, तो जमील उनका ये स्टाइल यही है खान साहब का, देखो इधर। मैंने कहा जी, कहते देख रहे हो मैं आया भी इस डायरी के साथ था, जा भी इस डायरी के साथ रहा हूँ। तो एक ही डायरी थी उनके पास, उनके हाथ में कोई मतलब सामान नहीं था। मैं जो आप और हम समझें कि वो करोड़ों रुपए की जायदाद लेकर गए थे, यहाँ से कुछ ऐसी फाइलें उठाई होंगी, कुछ भी नहीं, एक डायरी थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी। अच्छा, मुझे बताएं कि अदालती जिस तरह कार्रवाई रात को 12 बजे स्टार्ट होने का एक वो अंदेशा मिल गया था, कभी ऐसा तारीख़ में हुआ है कि कोई आम बंदा ये, क्योंकि मेरा पर्सनली एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो डिले होते रहते हैं, उनको उस तरीके से इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन ऐसे कौन से मामलात हो जाते हैं कि रात के 12 बजे जो है वो जजेस को पता चलता है कि हाँ भाई उनकी ड्यूटी है, उन्हें काम करना है? जो वो कहते हैं कि इंसाफ को भी साहिब औलाद होना चाहिए। बड़ा अफसोसनाक है, हमारे एक दोस्त बोल टीवी का एक एंकर था मुरीद अब्बास, उसका मर्डर हुआ बेचारे का, उसकी वाइफ कोर्ट्स के धक्के खाते खाते 1.5 साल बाद फ़र्द जुर्म आयद हुई। फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये होता है कि केस सुना ही 1.5 साल बाद गया। उसके बाद आज तकरीबन 3 साल होने के हैं उस बंदी को इंसाफ नहीं मिला। लोग बैकडोर से रब्ते करके उसे कह रहे हैं कि हमसे डील कर लो। ये तो सिचुएशन है एक नॉर्मल। 2.5 लाख केसेस इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ कोर्ट्स में अंडर ट्रायल हैं। 2.5 लाख केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दीवानी केसेस बन जाते हैं, जिसमें नस्ल दर नस्ल, यानी आपके वालिद थे, उनका केस चल रहा है तो पोती हो गई बेचारी, उसको भी इंसाफ नहीं मिला। लेकिन समझ नहीं आती कि अचानक से एक बुज़ुर्ग शहरी उठता है और वो अदालत के दरवाजे पे पहुंच जाता है और उसको 30 सेकंड के अंदर इंसाफ मिल जाता है, और रात के 2 बजे जाके दरवाज़ा नॉक करता है, जज भी उठ जाते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये बुज़ुर्ग शहरी 74 साल से मरा क्यों नहीं है अभी तक। ये वाला बुज़ुर्ग शहरी मेरी समझ से नहीं आता कि कैसे ज़िंदा है इतने अरसे से। और जब भी कभी हुकूमत मुश्किल में होती है, 2 चीज़ें मेरी समझ में नहीं, एक तो ये बुज़ुर्ग शहरी मर नहीं रहा, 74 साल से ज़िंदा है। दूसरा, हमारे एक दोस्त कह रहे थे, आप फीमेल हैं, आप माशाल्लाह तो मीडिया में आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। वो हमारा एक दोस्त गाँव का है, वो मुझे कहता है कि यार फ़ारूकी साहब एक बात की समझ नहीं आती। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार फ़ारूकी साहब, ये जो रखेल होती है ना, ये जो रनियाँ या रखेल होती है ना, उनके भी यार 3-4 साल तक चल जाते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर 3 साल नहीं चलता। मैंने कहा ये वेरी ट्रू। मैंने कहा ये फंडा मुझे भी नहीं समझ आया। मतलब 75 साल में वी आर ए डेमोक्रेसी वेयर वी डिडंट हैव इवन अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर टू कंप्लीट हिज टेन्योर। 75 साल में ये नाइंसाफ़ी आवाम के वोट के साथ भी है और ये दब्बा है हमारे इदारों के ऊपर भी। अच्छा, एक चीज़ शायद मुझे नहीं लगता रखेंगे या नहीं रखेंगे वीडियो में। एक चीज़ मुझे बताएं कि मैंने ट्विटर पे पढ़ा था, मुशर्रफ की एक पिक्चर साथ में लगी थी और साथ में लिखा हुआ था कि क्या मैंने फिर अदालतें बंद की थी तो सही किया था। उस पर ज़रा मुझे समझाएं कि फैक्ट्स ये हैं कि 2.5 लाख केसेस इस्लामाबाद के अंदर पेंडिंग पड़े हैं। 2.5 लाख केसेस, कई साल तक सुनवाई नहीं होती। देखें, इदारे भी हमारे इदारे हैं और ये फ़ैसला आ चुका है, तो फैसले के ऊपर तो कमेंट हम कर सकते हैं। देखें, पाकिस्तान का रैंक ऐसे नहीं 1 से 30 से नीचे चला गया इंटरनेशनली लॉ एंड जस्टिस के अंदर। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें वाक़अतन वो एक फ़ैक्टर वो भी है जो लोग कहते हैं ना कि अगर आपसे वकील नहीं होता तो आप जज कर लें, एक फ़ैक्टर वो भी है। तो इस फैक्टर से हमें निकलना होगा। हम एक सोसाइटी तो है ना, हम कमेंट तो कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे बाकी इदारे भी हैं। चुप क्यों बैठे हैं हम? कितने दिन तक चुप बैठे हैं? हम हमारे होठों पे वो मुकफ़ल कर दें, आप हमें काम करें, हमें जो है ना पाबंद सलासल कर दें, हमें जंजीरों में जकड़ दें। हम क्यों ना बोलें? ये 21वीं सदी है, दिस इज़ जी जनरेशन जी को क्या बोलने का भी हक नहीं है। अब कब तक? आप देखें ना, अब रिएक्शन आया ना, ये हुआ है, उसके बाद आप देखें तो सही कि 8 दिन से टॉप ट्रेंड चल रहा है और तकरीबन कोई 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग ट्वीट्स कर चुके हैं। उसमें पूरी दुनिया में 25 ममालिक में टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कबूतर आंखें बंद कर ले तो भी वो बिल्ली के झपटे से बच नहीं सकता।
ऐसे अच्छा, बाबर इफ्तिखार साहब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि साजिश और मुदाखलत के हवाले से, तो ज़रा इस मुझे समझा दें कि साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं ना कि रुखसती हो गई, वलीमा हो गया, बच्चा भी हो गया, लेकिन वो निकाह नहीं हुआ। ये वही बात है, यानी मुदाखलत हो गई, साजिश नहीं हुई। ओ तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, एक साजिश है, दूसरी मुदाखलत है। तो दिल का क्या करें साहिब, साजिश हम उन्हीं पे मरते हैं, मुदाखलत तो फ़र्क इतना है। हमारे लोग जो है ना अंडरस्टैंड नहीं करते भाई, मुदाखलत नेक्स्ट स्टेप है कॉन्स्पिरेसी का, इंटरफेरेंस इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पायर होती हैं चीज़ें, उसके बाद इंटरफेरेंस होती है। जब आप ये एडमिट कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस हुई है, तो मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि इंटरफेरेंस होने का मतलब ये है कि देयर वाज ए कॉन्स्पिरेसी। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें क्योंकि यू आर नॉट इन ए कंफर्टेबल स्टेट एंड यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स, ठीक है। तो माजरत के साथ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज इवन अनवारंटेड एंड अनकॉल्ड फॉर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप क्या होगा, अब सुनने में आ रहा है कि वो खान साहब भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ठीक है। और कल शीरी मज़ारी ने इसके ऊपर कहा है कि वो 3 ऑप्शन, उन्होंने कहा ना हमने 3 ऑप्शन नहीं दिए थे खान साहब को, उन्होंने कहा ना 3 ऑप्शन नहीं दिए थे, वैसे ऑप्शन तो वाकई कोई नहीं दिया था। है ना, तो 3 ऑप्शन नहीं दिए थे। तो उस पर शीरी मज़ारी ने बोला ना कि उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर 3 ऑप्शन लेकर आया था और हम इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि ये गलत बयानी की गई है। तो अब ये नेक टू नेक आ गई हैं एंड चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई हैं, उधर से भी और खान साहब की तरफ से भी। तो ये बड़ा सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कहीं अगर गलती हुई है तो उसको सुधार लेना चाहिए, चाहे खान साहब के एंड पे है, चाहे इदारों के एंड पे है। लेकिन आप बिल्कुल ये कहें कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, तो मैं इसको यूं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट इंग्लिश वाला ए पॉलिटिकल, दिस इज़ उर्दू वाला ए पॉलिटिकल। खान साहब इज़ अ बिटर रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी। खान साहब पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन शख्सियत हैं। आप और हम अगर इग्नोर भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन खान साहब का फ्यूचर क्या है ये भी एक बिटर रियलिटी है। खान साहब ने जिन तारों को छेड़ दिया है ना, वहाँ से कोई खूबसूरत सुर तो निकलेंगे नहीं, वहाँ से रोने धोने की आवाज़ निकलेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कुछ अच्छी हैपनिंग इन नियर फ्यूचर होने जा रही है। मुझे मेरी छठी हिस्स ये कहती है और मेरा एनालिसिस यही है कि खान साहब ने जिन तारों को छेड़ दिया है वहाँ से कोई सुर नहीं निकलेंगे, वहाँ से चीखें निकलेंगी। इस आवाम का क्या होगा जो चाहती है, जिनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखा दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते होते थे लेकिन ज़्यादा यकीन नहीं करते थे, लेकिन शायद वाहिद हुकूमत ये ऐसी आई है जिसने यंगस्टर्स को बहुत सारी चीज़ें खुल के बता दी हैं। तो फिर हमारी आवाम का क्या होगा? आवाम का वही होगा जो 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ होने के बाद आवाम का हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है कि PTI री इमर्ज करेगी, खान साहब ये नैरेटिव बिल्ड कर जाएंगे, खान साहब एक लीडर की हैसियत से याद रखे जाएंगे तारीख़ में। और आपको नहीं लगता खान साहब का मुस्तकबिल दोबारा वज़ीर आज़म? नहीं, मुझे नहीं लगता। इस जो सिचुएशन जिस पॉइंट तक जा चुकी है ना, और जिस तरह इन्होंने एम्ब्रेस किया है पुराना पाकिस्तान को, एल शरीफिस्तान को, आज हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी तो वहाँ पे वज़ीर आला बनने जा रहे हैं ना पंजाब में। तो जिस तरह इन्होंने री एम्ब्रेस किया है पुराना पाकिस्तान को और कुछ दिन बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि खान साहब का अभी इस पॉलिटिकल सेटअप के अंदर कोई वापसी का चांस है एज ऑफ नाउ। पाकिस्तान में ये इवेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। एक दिन कोई इवेंट होता है, अगले दिन सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। तो हो भी सकता है कि वो वापस आ भी जाएँ, लेकिन मैं जो अंडरस्टैंड कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कि खान साहब के लिए बड़ा टफ होगा वापस आना। मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ कि क्या अगर खान साहब इदारों के साथ बना लें तो फिर वापस आ सकते? मैंने कहा ना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए हैं चीज़ों को। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ये है कि जो चीज़ें आपको कमरे में बैठकर सॉल्व करनी चाहिए थी, आपने जलसों में कह दी हैं। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, चलो खान साहब ने कर दी थी, उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वारंटेड नहीं थी, अनवारंटेड थी। तो अब दोनों तरफ से हो गई हैं। अब जब तक कोई बीच में मसालियात नहीं करता, अब तो सुनने में आया कि खान साहब को इफ्तारी की एक दावत दी गई थी, वो भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी है। तो जब चीज़ें इस पॉइंट तक आ चुकी हों तो सब कुछ पब्लिक नहीं कर सकते। देखें, आप पब्लिक को आप रोडों पे निकाल सकते हैं, आप असेंबलीज़ में निकाल सकते हैं, असेंबली के बाहर निकाल सकते हैं, आप स्टेडियम्स भर सकते हैं, सब कुछ हो जाता होगा। लेकिन जब आप इलेक्शन के लिए जाएंगे ना, भले आज जाते हैं 6 महीने बाद, साल बाद, 2023 में इलेक्शन के लिए जब आप जाएंगे ना, तो आपको इलेक्शन कमीशन के थ्रू निकल के आना होगा। और इलेक्शन कमीशन जब उनके वज़ीर आज़म होते हुए उनको जीतता हुआ नहीं देख रहा था,
तो उनके वज़ीर आज़म ना होते हुए कैसे एक्सेप्ट कर लेगा कि आप इतनी मेजॉरिटी, और पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो यही है बस, अब आप आपके नाम के वोट कहीं और डल रहे होते हैं। तो ये आप इलेक्शंस देख रहे हैं आप अनकरीब? उसूलन तो हो जाने चाहिए थे, लेकिन नून लीग कभी भी गद्दार के नैरेटिव के साथ पब्लिक में नहीं जाएगी। और अब जो इमरान खान ने उनके खिलाफ चैनलाइज कर दिया है ना नैरेटिव, उसके ऊपर वो कभी इलेक्शन में, वो चाहेंगे कि टाइम बाय करें, 6 महीने 8 महीने साल का टाइम बाय करके इस दौरान वो इस नैरेटिव को डिफ्यूज़ करें। और पहला डिफ्यूजिंग जो जर्क है ना, वो प्रेशर जो DGI-SPR की थी उससे पड़ चुका है खान साहब के एजेंडे को, वो पड़ चुका है। उसके बाद अब ये अपना इन कैमरा इजलास करवाएंगे, उसमें जब सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी तो मेरे ख्याल में इस लेटर को भी डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। खान अगर मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करता रहा तो लोग उसके पीछे आएंगे, लेकिन अगेन जब नेशनल सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होगी खान के साथ, तो फिर कैसे आएंगे वो? एक क्वेश्चन ये है कि हमारी आवाम जो है वो बहुत जल्दी चीज़ें भूलने की कायल है। 10 दिन 15 दिन 1 महीना ट्रेंड चलेगा, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, अपने काम उनके इतने ज़्यादा होते हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब इसको बरकरार रख पाएंगे? जो ये अभी कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट हुई भी है, जलसे वगैरह भी कर रहे हैं, ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, लोगों में एग्रेशन भी आया हुआ है। ये फैक्ट है कि खान के पास चीज़ों को सस्टेन करने का और अपने मोमेंटम को बिल्ड करने का आर्ट है खान के पास, वो कर लेंगे। उन्होंने बंदों को निकाल लेना है, ये मसला नहीं है उनके लिए। उन्होंने इस्लामाबाद में बंदे निकाल लिए, उन्होंने पेशावर में निकाल लिए, उन्होंने आज कराची में बड़ा 2 दिन से लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, बड़ा मैसिव शो करने जा रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, इससे प्रेशर बिल्ड हो सकता है इदारों के ऊपर भी, स्टेक होल्डर्स के ऊपर भी। लेकिन अगेन आपको निकल के तो उसी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू से आना है ना, और वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा इदारा बैठा है, अभी इनके ऊपर एक और तलवार लटक रही है फॉरेन फंडिंग केस की। वो कैसे लटक रही है? 2014 में एक केस फाइल हुआ, 8 साल से पेंडिंग है। अचानक पता चलता है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 दिन पहले उनको ऑर्डर करती है इलेक्शन कमीशन को ये 30 दिन के अंदर अंदर फैसला दे दें। तो अब अगर फॉरेन फंडिंग केस में इनके खिलाफ फैसला आता है तो PTI डिफ्यूज़ हो जाएगी और खान नायल हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर वो कहते हैं ना कि वो किसी और चीज़ से मरे ना मरे, उसको लाठी से मार दो। तो ये एक है चीज़, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खान ने वहाँ बिगाड़ लिया जहाँ बिगाड़ना नहीं चाहिए था उनको। सही है। मुझे तो इस सब बातों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को सिर्फ आवाम नहीं, बहुत बड़े बड़े इदारों से भी बनानी पड़ेगी और फिर वो वापस आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वी रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।